ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो हम कर रहे थे पार्टनरशिप। कल हमने चैप्टर 11 किया था। चैप्टर 11 बेटा जो था वो बेसिकली बेसिक्स पॉइंट्स के ऊपर था, बेसिक्स ऑफ अ पार्टनरशिप के ऊपर था। वहाँ पे हम सिर्फ जो फर्म या पार्टनरशिप है उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कर रहे थे। देखो बेटा, एक चीज़ है फर्म, उसके करेक्टरिस्टिक्स, वो हमने कल देख लिए थे। फिर फर्म के अंदर मौजूद पार्टनर्स, पार्टनर्स का आपस में रिलेशन क्या होता है, ये आज हमने डिस्कस करना है। कल की चीज़ में हमने सिर्फ पार्टनर्स की टाइप डिस्कस की थी, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं देखा था। हमने क्या देखा था, फर्म क्या होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, एक एग्रीमेंट के एसेंशियल्स क्या होते हैं, प्रॉफिट्स वगैरह के हमने कंसेप्ट देखे, एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देखा, एंड टाइप्स ऑफ फर्म्स देखी। तो ये बेसिकली हमने जनरल कंसेप्ट जो थे वो कल देखे थे। आज हम बात करते हैं जो फर्म के अंदर पार्टनर होते हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्या होता है। तो देखो बेटा, अगर आप घर में रहते हो तो आपका रिलेशनशिप क्या होता है आपके वालिदैन के साथ। मैं कहता हूं जी, आपका और वालिदैन का आपस में क्या ताल्लुक है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा घर वालों के साथ, फैमिली के साथ जो हमारा रिलेशन है वो बेसिकली हकूक व फराइज का है। इसके अलावा तो कोई रिश्ता या ताल्लुक नहीं है ना हमारा, कि भाई अब्बू है, अब्बू क्या है भाई, अब्बू लग गया घर च। मतलब ये तो कोई बात ना हुई ना, ये तो रिश्ता ना हो, बल्कि ये तो धमकी हो गई ना कि अब्बू लग गया घर च। तो लिहाजा वो बेसिकली हकूक व फ़राइज़ हैं जो हमारे रिलेशनशिप को मेंटेन रखते हैं, कि वालिदैन का हक है कि हम उनकी खिदमत करें, उनकी बात माने, उनकी सुने। इस तरह वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो हमें पालें पोसें, हमारे ऊपर पैसा लगाए, हमें बड़ा करें, हमें सीए में डालें, हमारी ज़िंदगी ख़राब करे, हराम करके रख दे सारा कुछ। तो लिहाजा ये वालिदैन के फ़राइज़ में आता है। ओके, तो यही तो बेसिकली हकूक और फ़राइज़ जो हैं, यही तो हमारा रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। इसी बेस के ऊपर तो हम कहते हैं ना जी, ये एक रिलेशनशिप है। उस्ताद शागिर्द का रिलेशनशिप क्या होता है, वो फ़राइज़ का रिलेशनशिप होता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का क्या रिलेशनशिप होता है, राइट्स एंड ड्यूटीज होती है। इसके अलावा तो भाई कोई लेना देना होता ही नहीं है ना। तो लिहाजा पार्टनर्स का आपस में भी रिलेशनशिप राइट एंड ड्यूटीज का होता है। तो लिहाजा अब जो कोई भी फर्म में पार्टनर होते हैं, मतलब ये P1 है, ये P2 है, इन दोनों के दो दो तरह से राइट्स एंड ड्यूटीज आती है। नंबर वन, टुवर्ड अदर पार्टनर। नंबर टू, टुवर्ड द फर्म, कि फर्म से रिलेटेड इनकी क्या ड्यूटीज है, इनकी क्या राइट्स हैं, इनकी क्या लाइबिलिटीज है, एंड सेम इस तरह इनके आपस के दरमियान में क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। ठीक है। तो लिहाजा बेसिकली अगर हम देखें तो आज हमने एक और चीज सीखी कि ये जो हमारे रिश्ते होते हैं या रिलेशनशिप होते हैं, बेसिकली ये नाम ही हकूक फराइज का है। इसी वजह से तो भाई इस्लाम में हकूकुल इबाद के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है, ताकि रिश्तों को मेंटेन किया जा सके, कायम किया जा सके। और हम जो है वो फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम का बेड़ा गर्क करने पे लगे हुए हैं कि ये जी पुराना दक्यानुसी निज़ाम है, हमें तो अपने ख्वाबों का घर बनाना है, हमें तो अपना महल तामीर करना है, वगैरह 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 वगैरह। तो लिहाजा ये हम देख रहे थे कि हकूक व फ़राइज़ ही बेसिकली जो रिलेशनशिप होते हैं वो बेसिकली म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ही होती हैं। तो आज हमने क्या देखना है, बेसिकली हमने राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ देखनी है पार्टनर्स की, बिल्कुल ही आसान, मज़े वाली, कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली। मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई एक एम्प्लॉय की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, तो आप सिंपल यही कहेंगे कि भैया जी उसको ईमानदार रहना चाहिए, पैसे हलाल करने चाहिए, तमाम चीज़ें जो हैं वो एम्प्लॉयर के साथ डिस्कस करनी चाहिए, कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं अर्न करने चाहिए, एम्प्लॉयर के बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए। तो ये सारे हम सब को पता है, बस हमें लिखना नहीं आता या हम इनको समराइज नहीं कर सकते। तो बुक हमें क्या प्रोवाइड करती है, एक कोर्स ऑफ एक्शन प्रोवाइड करती है कि आप चीज़ों को समराइज करके प्रॉपर तरीके से लिखी हुई मिल जाए। नहीं तो पता तो हम सबको होता है, अगर हमें पता ना होता बेटा तो आखिर किसी ने तो ये चीज़ें लिखी है ना, बुक लिखी है, उसे कैसे पता। जाहिर सी बात है। बस फर्क ये है कि किसी शख्स ने इसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दिया है। पता तो हम सबको है, कोई इसके अंदर नई चीज़ मौजूद नहीं है। ओके, तो सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट एंड जनरल ड्यूटीज। देखो बेटा, दो तरह की ड्यूटीज होती हैं, एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है क्वालिफाइड ड्यूटीज। एब्सोल्यूट ड्यूटीज वो हैं जो पक्की ड्यूटीज हैं, जो कंफर्म ड्यूटीज हैं हर पार्टनर की, जो लॉ ने लगा दी हैं, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। तो एब्सोल्यूट
एब्सोल्युटली नॉट वाला काम है कि भाई एब्सोल्यूट ड्यूटीज हैं, ये वो ड्यूटीज हैं जो किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू चेंज नहीं की जा सकती। ये तमाम पार्टनर्स की, ऑल पार्टनर्स की होंगी, इनके अंदर कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता, ये हर पार्टनर के ऊपर इक्वली अप्लाई होंगी। तो कौन कौन सी है? सबसे पहले ड्यूटी टू कैरी ऑन द बिजनेस टू ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, कि हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करे। अब ये कौन सी भाई मुश्किल ड्यूटी है जिसका हमें नहीं पता। इस तरह ड्यूटी टू जस्ट एंड फेथफुल, कि हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो ईमानदार रहे, इंसाफ पसंद रहे। अब जाहिर सी बात है आप इस ड्यूटी को चेंज नहीं कर सकते, क्या करेंगे अगर करेंगे सही तो भाई तुम्हें बेईमानी करने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं हम, तुमने जो करना है कर लो, है तुम्हें हम ना आज के बाद कोई बड़ी पोस्ट दे रहे हैं, लो जी जो करना है करो खुलेआम, नहीं, जो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली है। इस तरह ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, के प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड करो, जो भी तमाम पार्टनर एक दूसरे को प्रॉपर फैक्ट एंड फिगर प्रोवाइड करें। इस तरह ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन, के किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी एग्रीमेंट में, किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी तरह का कोई नेचर का कोई एडवेंचर है, उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन तमाम पार्टनर्स की ड्यूटी है कि जिसके पास मौजूद है वो बाकी पार्टनर्स को प्रोवाइड करे, ठीक है, कंसीलमेंट ना करे इंफॉर्मेशन की। ड्यूटी टू अडमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। अब अडमनीफाई से मुराद होता है बेटा किसी का लॉस गुड करना, किसी का लॉस ठीक करना, किसी के लॉस को रिकवर करना। तो लिहाजा अगर एक पार्टनर ने फ्रॉड किया है और उसकी वजह से बाकी पार्टनर को लॉस हुआ है, तो जिसने फ्रॉड किया है उसकी ड्यूटी है कि वो बाकी पार्टनर का लॉस जो है वो गुड करे, उनका लॉस मेक गुड करे। क्लियर है बेटा यहां तक? ये हमारी एब्सोल्यूट ड्यूटीज है 5, जो कि बिल्कुल नहीं चेंज हो सकती, ये हर पार्टनर के ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो मुझे बताएं इसके अंदर कोई इशू या मसला या कंफ्यूजन? शाबाश। ये वो ड्यूटीज हैं बेटा जो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन इसके अलावा मतलब हर एग्रीमेंट के अंदर, हर पार्टनरशिप के अंदर ये 5 ड्यूटीज हर सूरत मौजूद हैं। चाहे आप एग्रीमेंट में लिखें या चाहे ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया? तो लिहाजा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ड्यूटीज वहां पर मौजूद हैं, आप वहां पर मौजूद हैं या नहीं लिखी आपने एग्रीमेंट में, ये हर बंदे के ऊपर इंप्लाइड है। इसके अलावा बाकी अगर इससे ज्यादा कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी डालना चाहते हो, मिसाल के तौर पे बिलाल के ऊपर जो मुदस्सिर है ये ड्यूटी डालना चाहता है फर्म के अंदर कि भाई आज के बाद तुमने मैनेजमेंट का काम भी सारा संभालना, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, तो लिहाजा ये एक एक्स्ट्रा ड्यूटी होगी। ठीक हो गया? तो लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट के जरिए भी ड्यूटीज एंड राइट्स या लायबिलिटी, ये वो है बेटा, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखें या ना लिखें ये 5 ड्यूटीज मौजूद है, लॉ की तरफ से इंप्लाइड है। इसके अलावा आप कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस या इंप्लाइड करके भी ड्यूटीज एंड राइट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। एंड इसी तरह अगर किसी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो तमाम पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी है। अब ये लाइन आई कैप ने अब डाली है, लेकिन एग्जाम इसको लास्ट एग्जाम में टेस्ट कर चुका है, मतलब ये लाइन अब कोर्स में आई है। इस लाइन को पिछली अटेम्प्ट के जो अभी पेपर हो चुका है उसके अंदर आई कैप ने ये टेस्ट किया था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते आउट ऑफ कोर्स था। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हमारी मौजूद थी पुरानी बुक के अंदर, अगर निकाल के देखें तो वहां पे एग्जाम्पल मौजूद है जिसके अंदर वेरिएशन इन पार्टनरशिप राइट के अंदर आना था। तो मेरे ख्याल में एमसीक्यूज था पिछली अटेम्प्ट में कि जी बताएं मेजोरिटी पार्टनर चाहिए या कितने पार्टनर चाहिए। तो भैया पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर कोई भी चीज जो होगी वो चेंज होगी वो तमाम पार्टनर की कंसेंट से होगी, लेकिन फर्म के अंदर अगर कोई फैसला होता है, रेजोल्यूशन पास करनी है, तो वो हमेशा मेजोरिटी से तय होगी। ये बात क्लियर है मेरी? यस सर। ओके गुड, हो गया, शाबाश। अच्छा, अब पार्टनर की राइट्स क्या होते हैं बिजनेस से रिलेटेड? अब हक क्या है हर पार्टनर का? तो भैया हर पार्टनर का हक है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में हिस्सा ले, मतलब उसको बिजनेस में हिस्सा लेना दिए चाहिए, उसको मैनेजमेंट का पार्ट होना चाहिए। अब देखो हकूक छोड़े जा सकते हैं, कोई भी पार्टनर अपना हक छोड़ सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन लॉ कुछ इम्प्लाइडली हकूक देता है, मतलब हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर देखा था, हमने कहा था कि 5-4 टाइप के जो पार्टनर थे वो मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे फ़र्क के साथ थे। किसी को कोई अपने हकूक छोड़ रहा था, किसी को हकूक दिए जा रहे थे। तो लिहाजा इसी तरह कोई पार्टनर अपना यह हक छोड़ सकता है कि वो बिजनेस में कंडक्ट में इन्वॉल्व ना हो, जिस तरह की हमने बात की थी कि नॉमिनल पार्टनर था वो बिजनेस की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता। तो लिहाजा अगर वहाँ पे कोई एग्रीमेंट मौजूद नहीं है या एग्रीमेंट के अंदर कोई इस तरह की स्टेपुलेशन मौजूद नहीं है, कोई कंडीशन मौजूद नहीं है, तो तमाम पार्टनर्स के पास राइट है कि वो इक्वली बिजनेस की कंडक्ट में हिस्सा लेंगे।
राइट टू बी कंसल्टेड, हर पार्टनर का हक है कि जब भी कोई फैसला हो, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो, जब भी कोई मैटर आए तो वो उससे भी मशवरा किया जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि उसके मशवरे के बगैर ही सारा कुछ करना शुरू कर दें या फैसले लिए जाए। इस तरह राइट टू एक्सेस द बुक, हर पार्टनर का हक है कि वो जो फर्म की अकाउंट्स की बुक्स हैं, किसी किस्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उस तक उसकी रसाई हो, वो जब चाहे जैसे चाहे उसको एक्सेस कर सके, उसको इंस्पेक्ट कर सके एंड उनकी कॉपी भी बना सके। ये हर पार्टनर का राइट है। इस तरह राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस, कि अगर कोई पार्टनर फर्म को एडवांस देता है या लोन देता है या किसी भी तरह की कोई इस तरह की चीज देता है या कैपिटल प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा, तो लिहाजा क्या होगा कि उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट फर्म दे। तो लिहाजा अगर कोई पार्टनर किसी फर्म को लोन देता है या एक्स्ट्रा कैपिटल प्रोवाइड करता है तो उसके पास हक है कि वो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ले सकता है। ठीक है, मतलब वो इस हक को छोड़ सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है, इससे ज्यादा भी तय कर सकता है, लेकिन लॉ ने कम से कम बता दिया कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज नहीं लिखते तो 6% का हकदार बहरहाल ये मौजूद है बंदा। ठीक है बच्चे? यस सर। अच्छा, इसी तरह अगर पार्टनर ने कैपिटल कोई इंट्रोड्यूस किया है तो जाहिर बात है तमाम पार्टनर कर रहे होते हैं। अगर आप अकाउंटिंग पढ़े होंगे तो वहाँ पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम फर्म का बनाते होते थे तो वहाँ पे पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम पार्टनर्स को दे रहे होते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो तमाम पार्टनर का हक है वो बगैर किसी इंटरेस्ट के कैपिटल दें। ठीक है, मतलब कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट ना लें, लेकिन अगर वो एग्रीमेंट के थ्रू लेना चाहते हैं तो भैया वो ले सकते हैं। एग्रीमेंट के अंदर लिख के इम्प्लाइडली कोई भी पार्टनर जो है वो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले सकता, एडवांस या लोन के ऊपर दे सकता है, एडिशनल कैपिटल के ऊपर दे सकता है जो कि एग्रीड से अलावा हो, लेकिन जो एग्रीड कैपिटल है जो तमाम पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके ऊपर किसी किस्म का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। राइट टू बी एडमनिफाइड, एडमनिफाइड से मुराद क्या है कि लॉस गुड होना, किसी एक पार्टनर को बाकी तमाम पार्टनर या किसी दूसरे पार्टनर से किसी भी कंडक्ट की वजह से लॉस हो जाता है या फर्म का नॉर्मल काम करते हुए उसे कोई पर्सनल नुकसान हो जाता है तो उसका हक है कि फर्म उसका लॉस को मेक गुड करे। मिसाल के तौर पे मैं फर्म के बिहाफ पे एक ट्रांजैक्शन करने के लिए मैंने बिलाल को कराची भेजा, कराची पहुंचते ही बिलाल चढ़ गया अल्ताफ भाई के हत्थे, शाम को इसकी बोरी वापस पहुंची, इसकी अच्छी खासी नुकसान हो चुका था भैया, तो लिहाजा अब फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके लॉस को गुड करे, इसको इंडेमनिफाई करे। समझ आ गई बिलाल बच्चे? यस सर। हाँ जी, नहीं तो मैंने बोरी भेज देनी थी। ओके, म्यूचुअल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। देखो बेटा, ये जो हमने ऊपर ड्यूटीज पढ़ी थी ये पार्टनर का फर्म के साथ ड्यूटीज थी एंड ये वो ड्यूटीज थी जो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन अब जो हम ड्यूटी पढ़ रहे हैं ये पार्टनर्स की पार्टनर के साथ नॉर्मली ड्यूटीज हैं एंड ये वो ड्यूटीज हैं जो चेंज हो सकती हैं, इनको क्वालिफाइड ड्यूटीज भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे ड्यूटी टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन, हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो बगैर सैलरी के काम करे, ये ड्यूटी है। लेकिन अगर पार्टनर चाहते हैं तो एग्रीमेंट में लिख के कोई एक पार्टनर सैलरी भी ले सकता है। मिसाल के तौर पे हम 4 बंदे पार्टनर हैं, मैं कहता हूँ जी मैं मैनेजमेंट का काम संभालूंगा लेकिन मुझे 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट देना या मुझे 20,000 मंथली सैलरी देना, तो लिहाजा 50,000 60,000 आप मेरी सैलरी फिक्स कर देते हो तो वो मेरा राइट है, मैं ले सकता हूं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ नहीं लिखा इस तरह का तो तमाम पार्टनर विदाउट रेम्यूनरेशन या सैलरी के काम करेंगे। इस तरह ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट लॉसेस के हर पार्टनर की ड्यूटी है कि अगर फर्म को कोई लॉस हो जाता है तो उसके अंदर वो कंट्रीब्यूट करे। लेकिन मुझे बताएं कि क्या कोई पार्टनर लॉस ना शेयर भी कर सकता है? देखो, प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, क्या लॉस शेयर करना जरूरी है बच्चे? नो सर। नहीं जरूरी। हमने देखा था यार मेरी ना तबीयत खराब हो रही है, दुआ करो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। ये बहुत क्रिटिकल टाइम अपना चल रहा है, मेरे ना थोड़ा सा गले में डिस्टर्बेंस हो रही है कल से ही, ये बहुत मसला हो जाना आप सबके लिए। ओके, ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू द लॉसेस, तो लिहाजा हमने देखा कि पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली भी तो होते हैं, तो लॉ कहता है कि ये तो वो ड्यूटीज हैं जो आप खुद चेंज कर सकते हो। तो लिहाजा अगर चेंज नहीं की, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं लिखा तो तमाम पार्टनर इक्वल लॉस शेयर करेंगे या जिस जिस हिसाब से वो प्रॉफिट शेयर करते हैं उसी हिसाब से लॉस शेयर करेंगे। शेयर प्रॉफिट्स इक्वली अर्न बाय द फर्म, तो इसी तरह वो लॉस भी शेयर करेंगे। लेकिन एग्रीमेंट के थ्रू अगर कोई पार्टनर इन प्रॉफिट होना चाहता है तो वो आप कर सकते हैं।
इस तरह ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर विलफुल निग्लेक्ट, कि अगर किसी पार्टनर ने जानबूझ के कोई गलती की है जिसकी वजह से उसको बाकी फर्म को लॉस हुआ है, बाकी पार्टनर्स को लॉस हुआ है, तो लिहाजा फिर क्या होगा, वो बाकी पार्टनर उसको जो है वो बंदा इंडेमनिफाई करेगा जिसकी वजह से उसे लॉस हुआ है। ठीक है बच्चे। और इसी तरह Yes, हर sir. पार्टनर की ड्यूटी है कि जो फर्म्स की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ फर्म के यूज के लिए ही रखे। मेरे वाले काम ना करना कि मैं फर्म का लैपटॉप के ऊपर क्लासें भी ले रहा हूँ इस टाइम बैठ के। खैर मैं तो अब वहाँ पे ट्रेनी नहीं हूँ, एम्प्लॉय हूँ, पार्टनर नहीं हूँ, तो बहरहाल मैं तो यूज़ कर सकता हूँ और मुझे अलाउ है, लेकिन फर्म के दरमियान रहते हुए, फर्म के एसेट्स यूज़ करते हुए आप अपना कोई पर्सनल बिजनेस या प्रॉफिट नहीं कर सकते। ठीक हो गया? क्या हुआ मुदस्सिर, नो से क्या मुराद है? आपने नो लिखा है ना? अच्छा जी, ओके, होगी कोई बात। उसके बाद ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट डिराइव्ड, कि देखो फर्म के अंदर रहते हुए कोई पार्टनर फर्म के बिजनेस से पर्सनल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। लिहाजा जब आप आर्टिकल में हो बेटा, तो वहां पे अपने क्लाइंट्स बनाने की कोशिश नहीं करनी, फर्म के क्लाइंट्स तोड़ने की कोशिश नहीं करनी। तो लिहाजा अगर कोई पार्टनर ऐसा करता है तो उसे चाहिए कि जो उसने प्रॉफिट कमाया है वो फर्म को सरेंडर कर दे, ये उसकी ड्यूटी है। हाँ, आप किसी पार्टनर को इजाजत दे सकते हो कि भाई जो तुमने अपना पर्सनल प्रॉफिट कमाओगे तुम्हारा अपना होगा। मिसाल के तौर पे हमारी जो फर्म्स होती हैं इनके अंदर कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जिनको इस टर्म एंड कंडीशन पे लेके आया जाता है। अच्छा, हम उनको इस कंडीशन पे लेके आते हैं क्योंकि वो बड़े तगड़े हैवी लोग होते हैं कि भाई तुम अपना बिजनेस करते रहना यहाँ पे बैठ के, हमें उससे कोई इशू नहीं है। हाँ, जो हम आपको बिजनेस देंगे उसमें से हम आपके साथ शेयर इशू करेंगे। तो लिहाजा आप ये लिख सकते हो, वो पर्सनल प्रॉफिट अपने पास रख सकता है, लेकिन इम्प्लाइडली क्या है कि कोई बंदा जो है, कोई पार्टनर जो है वो पर्सनल प्रॉफिट ड्राइव नहीं कर सकता। इसी तरह ड्यूटी नॉट टू एंगेज इन प्रोहिबिटेड एंड कंपीटिंग बिजनेस, कि हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो फर्म वाला बिजनेस ना करे। जो फर्म का बिजनेस है वो अपना पर्सनल दुकान भी खोल के साथ ही बैठ जाए, तो लिहाजा कंपीट ना करे, ये उसकी ड्यूटी है। हाँ, एग्रीमेंट के अंदर चेंज कर सकते हो, आप किसी को इजाजत दे सकते हो कि भैया वो साथ में बिजनेस करना चाहे तो फर्म वाला कर सकता है, लेकिन इम्प्लाइडली कोई भी पार्टनर कंपीट नहीं कर सकता। अच्छा, अब अगर फर्म के अंदर कोई चेंज हुई है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज हुई है, तो ये सिंपल सा एक जनरल सा लॉ कहता है कि भाई देखो, अगर फर्म के एग्रीमेंट के अंदर कोई किसी किस्म की भी चेंज हुई है तो बाद वाले राइट बिल्कुल सेम उसी तरह होंगे जिस तरह के पहले लोगों के राइट थे। मिसाल के तौर पे हम 3 पार्टनर थे, अब इस चीज को जरा गौर से समझना ताकि आपको ये चीजें समझ आ जाए। 3 पार्टनर थे, बिलाल, असद एंड मुदस्सिर। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी इक्वल, मतलब 33%, 33%, 33%। मुदस्सिर फर्म छोड़ के चला गया, तो इसके छोड़ के जाने से क्या इंपैक्ट होगा असद और बिलाल के राइट के ऊपर? लॉ कहता है कि कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा, बिल्कुल सेम रहेंगे। पहले ये तीनों इक्वली शेयर कर रहे थे प्रॉफिट, अब ये दोनों इक्वली शेयर करेंगे, मतलब ये 33% जो एक्स्ट्रा बच गया है इसका आधा ये ले लेगा, आधा ये ले लेगा, कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये नहीं होगा कि फिर इसका हिस्सा जो है वो इसको मिल जाए सारे का सारा। ओके, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए वो चेंज करें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई इस तरह की चेंज नहीं की अपने राइट्स एंड ड्यूटीज में, तो बिल्कुल वो सेम रहेंगे जिस तरह के वो पहले मौजूद थे। फर्म की प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? तमाम वो चीजें जो फर्म के नाम पे खरीदी जाए, तमाम वो चीजें जिसके अंदर फर्म अपने पैसों से खरीदे या खुद खरीदे, एंड इसी तरह तमाम वो चीजें जिसके अंदर फर्म का कोई शेयर मौजूद हो, और फर्म की जो गुडविल होती है ये भी फर्म की प्रॉपर्टी होती है। अब इसको एग्जांपल समझें। पार्टनर जो है एक, वो फर्म के पैसों से फर्म के लिए एक कार खरीदता है, ठीक है, ये कहते हैं, ये वाली एग्जांपल है, ऑल राइट और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, ये इसका है कॉमन स्टॉक में। ठीक है, मतलब एक पार्टनर फर्म के पैसों से फर्म के लिए कोई चीज खरीदता है, वो ये वाली एग्जांपल है। ये क्या हुआ, एक पार्टनर, एक फर्म दूसरी फर्म के साथ मिलके कोई ज्वाइंट ओनरशिप में जमीन खरीदती है। ठीक है, एक फर्म ये है, कोई किसी और फर्म के साथ मिलके, फर्म खुद पार्टनर नहीं, फर्म अपने नाम के ऊपर कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदती है, तो उस प्रॉपर्टी के अंदर जो हिस्सा होगा वो फर्म की प्रॉपर्टी कहलाएगा, ना कि पार्टनर्स की प्रॉपर्टी कहलाएगा।
ठीक है। एंड इसी तरह अगर कोई फर्म खुद अपने पैसे से कोई चीज खरीदती है, यहाँ पे पार्टनर या कोई भी खरीद रहा है फर्म के नाम पे, यहाँ पे फर्म खुद खरीद रही है तो वो भी फर्म की प्रॉपर्टी होगी। एंड इस तरह फर्म की गुडविल भी फर्म की प्रॉपर्टी होती है। ठीक हो गया। फर्म की गुडविल क्या होती है, ये बेटा अकाउंटिंग कंसेप्ट है। आप में से किस किस ने पढ़ रखा है गुडविल की कैलकुलेशन, कंसोलिडेशन किसी ने पढ़ी है? गुडविल पढ़ा था आईकॉम में। आईकॉम में पढ़ा था। गुडविल क्या होता है, देखो मिसाल के तौर पे एक बिजनेस है, वो सेल कर रहा है बंदा, एक बर्गर की शॉप है, वो बंदा सेल करना चाहता है। आप कहते हो जी कितने का है, वो कहता है जी 8 लाख रुपए का है। आप कहते हो जी मुझे शॉप तो दिखाओ, वो शॉप दिखाता है, वहाँ पे आप देखते हो 2 लाख का ओवन पड़ा है, 1 लाख का फर्नीचर पड़ा है, 1 लाख उसने सिक्योरिटी दी हुई है, और 1 लाख का ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, या डेकोरेशन कह सकते हो। ठीक है, तो लिहाजा ये तो टोटल 6 लाख हुआ। आप उसे कहते हो जी भाई 8 लाख किस चीज़ का मांग रहे हो, वो कहता है भाई मेरी गुडविल भी तो है। तो लिहाजा फर्म के एसेट तो टोटल 6 लाख के है, लेकिन 6 लाख के एसेट खरीदने के लिए आप 8 लाख दे रहे हो, तो इसके अंदर 2 लाख की तो गुडविल हो गई फिर, ऐसे मतलब। ओके जी, तो ये कंसेप्ट आपको कंसोलिडेशन के अंदर बड़ी डिटेल में क्लियर हो जाएगा। तो लिहाजा ये हमारा चैप्टर 12 था। 2-3 चीज़ें हमने पढ़ी। नंबर 1 एब्सोल्यूट ड्यूटीज़, नंबर 2 क्वालिफाइड ड्यूटीज़, नंबर 3 म्यूचुअल राइट्स, एंड नंबर 4 ये छोटे छोटे पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म और गुडविल ऑफ द फर्म, बस। तो इसके अंदर कुछ मुश्किल या ना समझ आने वाला, तो 3 टॉपिक आपको इसके अंदर से याद होने चाहिए। नंबर 1 एब्सोल्यूट ड्यूटीज़, नंबर 2 म्यूचुअल राइट्स, एंड नंबर 3 प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए। क्लियर है बच्चा? चलें जी, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको मैंने टेस्ट भेजा हुआ है, आप वो टेस्ट करें इंशाल्लाह। इसका और अगले चैप्टर का मिला के टेस्ट होगा। फिर कल हम इंशाल्लाह अगला लेक्चर भी चैप्टर ख़त्म करेंगे, उसके अंदर भी हमने वो टेस्ट देखना है। तो आप टेस्ट लाजमी करें ताकि मुझे आपकी प्रेजेंटेशन वगैरह का कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाए। ठीक हो गया बच्चे? तो बाकी अभी मैंने ट्रैवल करना है, तो कल हम इंशाल्लाह ऑफिस में ही क्लास लेंगे, तो वेब कैम के ऊपर इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे बच्चा। अल्लाह हाफिज़।